हेलो एंड वेलकम। एक बार पुनः स्वागत है आपका कंचन की कक्षा में। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपके आने वाले सभी आगामी एग्जामों में महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कितने अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये हमारा क्या है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका आंसर है हमारा 30। अब बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की घोषणा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948, कितने को, 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की गई थी, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, इसीलिए हम 10 दिसंबर को क्या बनाते हैं, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन से थोड़ा और हम रिलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो हमारे देश में मानवाधिकार आयोग की, मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई हमारे यहाँ 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई वो कब की गई, 12 अक्टूबर 1993 को। इसी क्वेश्चन में और हम देखते हैं, तो मानवाधिकारों के जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन है, तो वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के, वो है हमारे अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा। इसी के रेफरेंस में अगर हम राज्य की बात कर दें, तो उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना की गई हमारी 2011 में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार की स्थापना कब की गई, 2011 में। और इसके अगर हम बोले प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, तो इसके हमारे जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारे विजेंद्र जैन, और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष के हैं हमारे विनोद कुमार सिन्हा, विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है, तो यहां से हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, 10 दिसंबर 1948 में। किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इसलिए 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो इसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे, 30 अनुच्छेद थे। बात करते हैं हमारे देश की, तो देश में मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई वो की गई 12 अक्टूबर 1993 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हमारे अरुण मिश्रा जी। ठीक है, और यहीं पे हम देखते हैं राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई वो की गई हमारी 2011 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को थोड़े डिटेल में लेके जाना है ताकि आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड
और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो अब इसी में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो है भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई। इस टाइप के क्वेश्चन और स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे आपने भी कनिष्ठ सहायक में भी देखा था, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में हमारे ब्रिटिशों द्वारा कुछ भूमि से संबंधित कुछ बंदोबस्त किए गए। ठीक है, उनमें से एक था हमारा स्थायी बंदोबस्त। तो अगर सिर्फ बात इतनी की जाए कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई हमारी 1793 1793 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखते हैं हम अगर भू कानून की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया का मैप है, आधा मैप, अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटिशर द्वारा यहाँ पे 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त जनरली किए गए थे। ठीक है, सबसे पहला था हमारा स्थायी बंदोबस्त। अब हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त हमारा किन किन राज्यों में किया गया, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों में हमारे क्या किए गए? स्थायी बंदोबस्त किए गए यहाँ पर। तो स्थायी बंदोबस्त यहाँ पे किए गए कितने में? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कब किया गया हमारा? 1793 में। यही हम देखें, अगर हम बात करूं स्थायी बंदोबस्त का जो टोटल भूभाग का कितना परसेंट था, तो वो था हमारा टोटल 19%। ये कितने प्रतिशत भाग में किया गया? 19% भूभाग में किया गया। ठीक है, इसका देखो अन्य नाम थे, इसके अन्य नाम हमारे कौन कौन से थे? जमींदारी भू बंदोबस्त, जमींदारी भू बंदोबस्त, जमींदारी भू बंदोबस्त, इस्तमारी भू बंदोबस्त, इस्तमकदारी। ठीक है, और एक था हमारा सूर्यास्त। सूर्यास्त भूमि बंदोबस्त। तो ये इसके क्या थे? हमारे उपनाम थे। क्या थे हमारे? उपनाम। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 कितने प्रतिशत भूभाग में किया गया? 19% भूभाग में किया गया। इसके अन्य उपनाम कौन से? जमींदारी भू बंदोबस्त, इस्तमदारी और सूर्यास्त भूमि बंदोबस्त। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे कि जो टैक्स होता था ना, टैक्स जो दिया जाता था, वो ब्रिटिश को कितना दिया जाता था? ब्रिटिश शासन को तो वो दिया जाता था 10/11 भाग। ठीक है, और जो हमारा जमींदार, अब क्योंकि क्या होता था इस वाले उसमें, जो गांव के लोग होते थे पहले वो क्या करते थे? जमींदारों को देते थे, और फिर जमींदार पूरा टैक्स कलेक्ट करके किसको देता? ब्रिटिश रूल को दे देता था। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश का जो भूभाग था वो था 10/11, और जो जमींदारों का भूभाग, जो जमींदारों का परसेंट था वो था हमारा 1/11। ठीक है, तो आई होप आपको स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला तो था हमारा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, दूसरा था हमारा यहाँ। ठीक है, अब देखो रैयतवाड़ी जो भूमि बंदोबस्त था वो कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई और मद्रास। ठीक है, मुंबई और मद्रास में हमारा शुरू हुआ था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त। ठीक है, अब अगर हम रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त की बात करते हैं तो इसको यहाँ पे क्या करा था? कर्नल रीड और मुनरो द्वारा यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, रीड और मुनरो द्वारा, कर्नल मुनरो द्वारा। बात करते हैं कर्नल रीड द्वारा यहाँ पे जब शुरू किया था वो था हमारा 1792। ठीक है, और मुनरो द्वारा हमारा यहाँ शुरू किया था 1820 में। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी।
ठीक है। दूसरा इसका जो भूभाग था हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा 19% था, तो इसका भूभाग जो हमारा था वो था हमारा 51%। ये 19 में किया गया, तो ये हमारा यहाँ पे कितना किया गया, 51% भूभाग में किया गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया हमारा महलवाड़ी। थर्ड हो गया हमारा कौन सा, महलवाड़ी। महलवाड़ी भू बंदोबस्त। ठीक है। अब जो हमारा महलवाड़ी भू बंदोबस्त था, ये हमारा कहाँ कहाँ किया गया, यूपी, पंजाब, और जो बीच का जो पार्ट होता है हमारा, ये मध्य जो भाग होता है, यहाँ पे हमारा क्या किया गया, मध्य भाग, यहाँ हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया। ठीक। ये किसके द्वारा किया गया, ये हमारा हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा किया गया। ठीक है। ये हमारा हॉल्ट मैकेंजी प्लस मार्टिन बर्ड, ये हमारा किसके द्वारा किया गया, मार्टिन बर्ड द्वारा ये हमारा किया गया। ठीक है। और ये हमारा किया गया 1822 में, 1822 में हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया। ठीक है। और ये वाला जो हमारा टोटल जो हमारा वो था, एरिया था, तो कितने प्रतिशत भूभाग पे किया गया, 30% भूभाग पे किया गया। ठीक है। तो इसको हम दोबारा से एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई, 1793 में। किसने करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। अगर हम बाकी भू बंदोबस्त की बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला आता है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, जो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में कितने प्रतिशत भूभाग में की गई, 19% भूभाग में की गई। इसके अन्य उपनाम हमारे क्या थे, जमींदारी भू बंदोबस्त, इस्तमादारी भू बंदोबस्त और सूर्यास्त भू बंदोबस्त। ठीक है। इसमें अगर हम टैक्स की बात करते हैं, तो ब्रिटिशों को जो टैक्स दिया जाता था वो दिया जाता था हमारा 10/11 भाग, और जो हमें जमींदारों को टैक्स दिया जाता था वो दिया जाता था 1/11 भाग। इसी तरह अगर हम बात करें रैयतवाड़ी की, तो रैयतवाड़ी हमारा कहाँ कहाँ पे हुआ था, मुंबई और मद्रास में। ठीक है। इन दोनों जगह हमारा रैयतवाड़ी किया गया। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त हमारा कर्नल रीड और कर्नल मुल्रो द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया 1792 में, और इनके द्वारा किया गया 1820 में, जो टोटल 51% भूभाग में किया गया। थर्ड आता है हमारा महलवाड़ी भू बंदोबस्त, जो हमारा भारत के मध्य भाग में, जैसे जहां पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो बीच बीच के इलाके होते हैं ना, यूपी, यहाँ पे किया गया। और ये टोटल कितने प्रतिशत भूभाग में किया गया, 30% भूभाग में। किसने किया, हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा किया गया। ठीक है। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर और डीप पढ़ोगे, क्योंकि जितना हम डीप किसी क्वेश्चन में जाएंगे, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को ढूंढेंगे, तो हमें एग्जाम में उतना ही हमारे लिए क्या होगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करने की हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे जो ब्रिटिश, आपने देखा होगा जो ब्रिटिश चैप्टर है जिसमें हम गवर्नर जनरल इनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल भी रहता है। ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम एक दो चीजें और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नागरिक सेवा के जनक। पहला क्या आता है हमारा, नागरिक सेवा। प्रश्न आता है कितने बार कि नागरिक सेवा के जनक कौन कहलाते हैं, या किसके, कौन से ब्रिटिश वो गवर्नर है जिनके नागरिक सेवा की शुरुआत करी थी। तो ये हमारे कौन से थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है। सेकेंड है पुलिस सेवा। शक्ति का इन्होंने क्या दिया था, शक्ति का पृथक्करण का इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। शक्ति का पृथक्करण, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है। ये भी हमारा किसके दिया था, कॉर्नवालिस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या था, एक बहुत आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो कब हुआ था? 1790 से लेके 1792, 1790 से 92, जिसमें टीपू सुल्तान जी द्वारा किया गया। तो यहाँ पे अंग्रेजों का जो जिसने रूल कर, अंग्रेजों की सेना का जिसने वो किया था, आगे जिनको रूल करा था, तो वो थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, कितने बार आता है? तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो उस समय कौन थे हमारे गवर्नर जनरल? जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जिनको आपको और ऐड करना है और इनको भी याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड से रिलेटेड कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? आपने देखा होगा दोनों सिलेबस में आरओ चाहे वो हो, उसमें पंचायती राज अधिनियम से वहां पे टॉपिक मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और उत्तराखंड के संदर्भ में, जैसे उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था हमारा 4 अप्रैल 2016। ठीक है, 4 अप्रैल 2016 को हमारा पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें हमारा संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। संशोधन किया गया और पुनः संशोधन करके हमारा दोबारा से ये जब हुआ तो ये था हमारा 2019 में। ठीक है, इस अधिनियम में हमने क्या किया? दोबारा संशोधन किया 2019 में। इसी 2019 में जब हमने यहाँ पे इसमें पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया, तो उसमें ये कहा गया कि कोई व्यक्ति, जब क्या होगा, कोई 10वीं पास जो व्यक्ति होगा तो उस वही यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। और अगर हम बात करें SC ST महिलाओं के लिए, तो उनके लिए योग्यता कितनी थी हमारी? 8वीं कक्षा तक थी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 4 के में बढ़ते हैं कि G20 की प्रथम बैठक उत्तराखंड में कहां पर आयोजित की गई? आपने देखा कि G20 आजकल बहुत ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ पे पिछले साल के लास्ट से लेके अभी तक यहाँ पे G20 की भारत में बहुत सारी बैठकें की गई है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ज्यादातर हम उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी यहाँ बैठकें हुई है उनके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इस प्रश्न का आंसर तो क्या है कि G20 की प्रथम बैठक हमारी कहां पर की गई? तो G20 की प्रथम बैठक हमारी उत्तराखंड में कहां पे की गई? रामनगर में आयोजित की गई थी, रामनगर में। ठीक है, अब हम G20 से रिलेटेड और क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले G20 की स्थापना, G20 की स्थापना, बात करते हैं G20 की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां देखते हैं कि G20 की जो बैठक हुई थी, जो G20 की जो बैठक अभी हो रही है, उनके डेट कब से कब तक है? तो G20 की जो बैठक है, आपको पता होगा ये लगभग पूरे 1 साल तक चलती रहती है बैठक। जिस देश में जो देश G20 आयोजित करता है, वहां पर लगभग ये पूरे 1 साल तक चलती है। तो यहाँ पर ये चल रही है हमारी 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, तो इस समय में यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जगहों में बहुत सारी वो होंगी, बैठकें होंगी अलग अलग चीज से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम कि उत्तराखंड में हमारी कौन कौन सी हुई थी। इससे पहले आप एक चीज और याद रखना कि G20 के जो हमारी शेरपा हैं, यहाँ के जो शेरपा हैं बैठक, तो वो हमारे कौन है? भी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी।
ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पे देखेंगे। अब उत्तराखंड में G20 की जो बैठकें हुई वो कब कब कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे हुई, हम इसके बारे में देखेंगे। तो उत्तराखंड में बैठक, उत्तराखंड में बैठक, ठीक है। पहली बैठक की बात करते हैं तो पहली बैठक तो हमारी कहाँ हुई थी, रामनगर में। रामनगर में। दूसरी हुई थी हमारी नरेंद्र नगर में, ठीक है। नरेंद्र नगर में। और तीसरी बैठक हुई हमारी मुनि की रेती में। ठीक है, मुनि की रेती, ये हमारा ऋषिकेश की तरफ आता है, मुनि की रेती में की गई। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे। अभी तो 2023 का 22-23 का जो 23 का जो G20 की जो बैठक है वो भारत में हो रही है। इसी से एक आगे क्वेश्चन आता है कि 2024 में G20 की बैठक कहाँ की जाएगी, तो ये है हमारा ब्राजील में। ठीक है, तो G20 की नेक्स्ट बैठक की जाएगी 2024 में, वो कहाँ की जाएगी, हमारी ब्राजील में। तो ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है कि G20 की प्रथम बैठक उत्तराखंड में कहाँ आयोजित की गई थी, रामनगर में। G20 की स्थापना हमारी 1999 में। इसकी जो बैठकें हैं अभी भारत में वो कब से कब तक की गई हैं, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। इसके जो शेरपा है वो हमें अमिताभ कांत है। उत्तराखंड में बैठकों की बात करते हैं तो प्रथम बैठक हुई हमारी रामनगर में, द्वितीय बैठक हुई नरेंद्र नगर में, और तृतीय बैठक हमारी कहाँ पर हुई, मुनि की रेती में। ठीक, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को बांटा गया है सघोष में, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो इसमें से हम यहाँ देखना है कि जो सघोष व्यंजन है उनकी संख्या हमारी कितनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सघोष जो व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सघोष जो व्यंजन क्या होते हैं हमारे, किसी भी वर्णमाला का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये इस टाइप जो तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे जो हमारे व्यंजन आते हैं वो हमारे सब व्यंजन कौन से होते हैं, हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन हिंदी वर्णमाला में सघोष व्यंजनों की जो संख्या होती है तो वो होती है हमारी 31। कितनी होती है, 31। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा अघोष, ठीक है, और यहां लिखा हमने सघोष। नीचे लिखा हमने अल्पप्राण, और ये आ गया हमारा यहां महाप्राण। अब अगर हम बात करते हैं, देखो किस तरह से याद रखेंगे, अघोष, अघोष में क्या होता है हमारा 1 2, सघोष में होते हैं 3 4 5, डायरेक्टली आप काउंटिंग लिख दो। इसी तरह यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 3 5। ठीक है, सारे के सारे कौन से नंबर है हमारे, ऑड नंबर, और यहाँ आ गए हमारे 2 और 4। ठीक है, एक चीज और रखना, कोई भी अघोष होगा, कोई भी सघोष होगा तो वो क्या होगा, अल्पप्राण होगा। अघोष है वो क्या होगा, हमारे महाप्राण होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे थोड़े और व्यंजन आते हैं। यहाँ पे आता है य र ल व, य र ल व, ये भी हमारे अल्पप्राण हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारा श स, हा क्या आता है, दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आते हैं हमारे ड ड, ड यहाँ आएगा और ढ यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इन सघोष की जो वैल्यू निकालते हैं 3 4 5 करके, फिर इन सबको देख के यहाँ पे यार अलावा इन सबको ऐड करके निकालते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आती है हमारी, 31 आती है। ठीक है, 31 आती है, और अघोष की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 13। प्लीज आप इसे भी नोट करिए। और एक बात हमेशा याद रखना
कि जब हम अघोष और सघोष को ऐड करते हैं तो हमेशा इसका जो ऐड होता है वो कितना आता है हमारा 44। मतलब सघोष प्लस अघोष इनकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 44। इसी तरह अल्पप्राण और महाप्राण इनकी वैल्यू भी कितनी आती है हमारी 44। ठीक है, तो ये 30 ये 31 है, तो अल्पप्राण हमारे कितने होंगे, ये होंगे हमारे 30। ठीक है, ये होंगे हमारे 30 और ये होंगे हमारे महाप्राणों की संख्या होती है हमारी 14। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे जिस तरह अघोष और सघोष मिलकर 44 व्यंजन बनाते हैं, उसी प्रकार अल्पप्राण और महाप्राण मिलकर भी टोटल कितने बनाते हैं 44। तो देखो 30 प्लस 14 44। ठीक है, तो आपको देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पहले तो आएगा हिंदी वर्णमाला में सघोष व्यंजनों की संख्या बताओ। ठीक है, आपने बता दिया सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 31, अघोष की कितनी होती है 13। इसका जस्ट उल्टा कर देना है आपने। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये देखो 30 है तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 31, सॉरी यहाँ 31 है तो इसका नीचे यहाँ 30 आएगा, यहाँ 13 है तो यहाँ इसका क्या है 14। ठीक है, अगर आप इन दोनों नंबर को भूल भी रहो कि कहाँ 13 कहाँ 14, तो आप देख लीजिएगा 31 है, हमें दोनों को ऐड करके कितना लाना है 44 लाना है, तो यहाँ पे कितना होगा जनरली 13 ही होगा। इसी तरह यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे याद करना है, यहाँ पे 31 है तो यहाँ 30 है। ठीक है, ये 30 है, अब 30 में हम कितना ऐड करेंगे कि 44 हो जाएगा 14, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 14 हो गई। या तो फिर इन्हें काउंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कि पहला वन कौन सा हो गया, जैसे क ख ग, जैसे ग हो गया, ठीक है, फिर घ हो गया, फिर ड हो गया। इस तरह से आपको सबको करके फिर ऐड करना है, तब इनकी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप ढंग से जल्दी याद नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से भी इन्हें सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टिक करके याद करके। तो आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।